नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेलवे के अंदर पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आगामी आपकी सभी रेलवे भर्तियों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। देखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्न में से कौन सा कृत्रिम रसायन व उत्तरदायी था। देखिएगा, 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, आप लोगों के पास में दिख रहे होंगे। ऑप्शन मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया ताकि आप लोग भी रियल टाइम आंसर दे सको। देखिएगा, यहाँ पे कृत्रिम रसायन की बात की गई है, आर्टिफिशियल केमिकल की बात की गई है। जो ओजोन लेयर होता है उसको अपना खत्म होने से खत्म कर रही है। दिए गए ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से कौन है जो ओजोन परत है उसको खत्म कर रही है। आप सभी को पता है कि जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी जीव जंतुओं की सबकी रक्षा करता है। ओजोन परत का क्या काम है? सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको रोकने का काम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC अपन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो अपना जो भी घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर अपन यूज लेते हैं उस रेफ्रिजरेटर के अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। अब एग्जाम में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको जरूर पूछी जाएगी और गारंटी के साथ में मैं कहता हूँ आपको जरूर सफलता मिलेगी। बस आप कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, क्योंकि इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए हमने भी रेलवे के अंदर सफलता प्राप्त की है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, देखिएगा, इसकी खोज किसने या इसको सबसे पहले कब इसको आर्टिफिशियल रूप से कब इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1928 के अंदर इसको सबसे पहले बनाया गया था। और कहाँ पे यूज होता है ये आपका? अब इसका रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होता है, एरोसोल के अंदर यूज होता है और अपने जितने ब्लोइंग एजेंट्स हैं फॉर्म के रूप में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके अंदर जो चुंबकीय रेखा है आपकी समान होगी। यदि कोई क्षेत्र है उसके अंदर जो भी चुंबकीय रेखाएं वो बिल्कुल समान होने वाली है, समान डिस्टेंस के ऊपर रहने वाली है। जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल की तीव्रता और दिशा हर जगह सेम होती है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं। समांतर और समान दूरी पे, समांतर और समान दूरी पे, ये नहीं कि समांतर तो हो लेकिन इनकी दूरी कम ज़्यादा हो, तो वो आंसर नहीं चलेगा। तो आंसर बनेगा समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल की तीव्रता एंड दिशा हर जगह समान होती है, तो आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है। इसको दर्शाया किस तरीके से जाता है? समान दूरी पर समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। समान दूरी, ये शब्द आपको ध्यान में रखना। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई होती है वह होती है टेस्ला। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। एक टेस्ला है वह 104 गॉस के बराबर होता है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना, ये चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ जो नेक्स्ट आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कंप्लीट अपने वीडियोस देखोगे, श्योर आपको सफलता मिलने वाली है गारंटी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाजिर हो चुका है। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? विनिर्माण बोले तो एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग, वापिस से दोबारा से बनाना। अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है राइबोसोम, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आंसर बनेगा? आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। अंतःद्रवी प्रजालिका आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, अंतःद्रवी प्रजालिका। अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको आपको शक्तिग्रह भी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक राइबोसोम दिया है, राइबोसोम का कार्य बता सकते हो? राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है।
प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है कोशिका के अंदर? राइबोसोम करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका उत्तक से संबंधित क्वेश्चन है। आपका पादपों में लचीलापन किस स्थायी उत्तक के कारण होता है जिसके पौधे के विभिन्न भाग जैसे टेंड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं? पादपों में लचीलापन किस स्थायी उत्तक के कारण होता है जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे टेंड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपके सब एक प्रकार से स्थायी उत्तक हैं। देखिएगा पादपों के अंदर अपन बात करें उत्तक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो दृढ़ उत्तक होते हैं, एक आपके स्थूल उत्तक होते हैं। तो यहाँ पे कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा ये सब आपके क्या है? स्थूल उत्तक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थायी उत्तक अपन कहेंगे किसको? सरल स्थायी उत्तक है, उसके अंदर क्या आता है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड एक और होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन है आपके सरल स्थायी उत्तक के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कहता है कि भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। भार W बोलते हैं अपन, वेट। W बराबर होता है हमेशा mg, g ग्रेविटी हो गया। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उस पर लगने वाली ग्रेविटी g है तो W हो गया mg। क्यों? इसी को बोलेंगे अपन। तो भार W वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। क्या ये सही है? बताइएगा क्या ये सही है क्या? आगे दूसरा ऑप्शन पड़ेगा, प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। किसी सतह पर लंबवत कार्य करता है तो वह प्रणोद कहलाता है। जैसे कि प्रणोद का एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, साइकिल या फुटबॉल के अंदर अपन हवा बढ़ने के लिए क्या करते हैं? उसको परपेंडिकुलर लंबवत बल लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? दोनों सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ में। दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, दोनों सही है। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। आगे धीरे धीरे डिटेल्स में जाएंगे तो मैं आपको इनका विमीय सूत्र वगैरह भी बताऊंगा धीरे धीरे, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छा रहेगा। विमीय सूत्र निकालना आपको आता है। जैसे कि ग्रेविटी का क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल W बराबर mg, मास हो गया, m मास हो गया, इसको क्या बोलते हैं? m1 L0 T0 बोल देंगे। ग्रेविटी क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं अपन इसको। तो ये हो जाएगा m0 L1 T-2। तो इस तरीके से W का V में सूत्र बन जाएगा m1 L1 T-2। तो धीरे धीरे आप लोग मेरे से जुड़े रहोगे तो बिल्कुल आप लोगों का सब कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। यही आपका इसका होने वाला है, क्योंकि बल है आपका, चाहे प्रणोद बल हो कोई सा ही बल हो, बल का सबका विमीय सूत्र सेम होने वाला है, तो वही प्रणोद का रहेगा। चलिए दोस्तों, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि विराम अवस्था बोले तो u बराबर 0, प्रारंभिक वेग इसका 0 हो गया। एक कार 0.5 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण एक समान त्वरण से चल रही है। ये यहाँ पे त्वरण की वैल्यू दे दी 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा? कार का वेग अपने से पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कार का वेग अपन किस तरीके से निकालेंगे 20 सेकंड के बाद में? चलिए त्वरण का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। त्वरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी, कितना समय का अंतराल है? तो दोस्तों त्वरण का वैल्यू यहाँ पे मेरे को दे रखा है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही है, यही इकाई होती है इसकी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। v माइनस यू फाइनल वेग यहाँ पे अपने को दे रखा है क्या? फाइनल वेग मेरे को नहीं दे रखा, पूछा है एग्जाम में, यहाँ पे पूछा फाइनल वेग कितना होगा? v माइनस प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है, अपन में समय का अंतराल दे रखा है दोस्तों, इसमें 20 सेकंड दे रखा है 20। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू v माइनस 0। तो इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10 इक्वल टू v। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है मेरे पास में 10 मीटर प्रति सेकंड। तो एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं, अपना आंसर क्या कहते हैं? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल इंटरेस्टिंग अपना टॉपिक बनने वाला है। बस आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, साइंस का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन है आपका। खाद्य श्रृंखला के बारे में आप जानते ही हो कि एक तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होते हैं। इसमें पहले पहले जो लेयर आती है वो आपका उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद में उसको प्राइमरी उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है, अपघटक, बाद में लास्ट आपका डिकम्पोजर होता है। इस तरीके से 3-4 स्टेप में चलता है। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? सपोषी या उत्पादक व प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। सपोषी, देखिएगा, शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता, शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर पर होते हैं। ये गलत हो गया क्योंकि ये तीसरे स्तर पर जाएंगे। और ये बाकी ऑप्शन क्या कहते हैं? परपोषी और ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। परपोषी सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा परपोषी होते हैं, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और इसे शाकाहारी या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये भी गलत है। सपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर होते हैं। ये लास्ट में जाएगा, चौथे पर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ओनली एक ही करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, सपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। देखिएगा, इसका अगर मैं बात करूँ तो कैसे पूछा जाता है। देखिए, पौधे होते हैं, पौधे होते हैं सबसे पहले, जिसको अपन खाद्य उत्पादक बोलते हैं। उसके बाद में कीट, बाद में छोटे पशु, उसके बाद में बड़े पशु, इस तरीके से चलता है। और इसका जो पिरामिड है वह इस तरीके से बनता है, नीचे ज़्यादा फिर ऊपर जाके कम होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछे गए हैं, ओनली साइंस के क्वेश्चंस आपको कवर करूंगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा हाइड करना पड़ेगा ना ऑप्शन। चलिए ये लो, सब ऑप्शन हाइड कर दिए। तो दोस्तों क्या है कि अपन थोड़ा सा समय नहीं रहता पीपीटी बनाने का, इसलिए मैंने क्या है कि डायरेक्ट पेपर सेट ही उठा लिया, क्योंकि काफ़ी समय लगता है क्वेश्चन से डिज़ाइन करने में, पीपीटी में लेने में, इसलिए ये तरीका थोड़ा सा सिंपल लगता है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाकी ओरिजिनल क्वेश्चन मिलना चाहिए और कुछ नहीं है। पारितंत्र के घटकों के संबंध में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया पारितंत्र के बारे में कौन सा सही है? जीवित जीव, अजैविक घटक, मिट्टी, जैविक घटक, खनिज, अजैविक घटक। क्या जीवित जीव है वह अजैविक घटक है? जीवित जीव क्या अजैविक घटक है? मिट्टी जैविक में आएगी, खनिज अजैविक में आएगी। तो यहाँ पे क्या सही है? तो यहाँ पे आपका सही बनता है ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर सी, ओनली एंड ओनली, ये सही है। खनिज है वह अजैविक है, मिट्टी आपका अजैविक है, जीवित जीव आपके जैविक है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में, विद्युत अपघटनी में क्या होता है कि एक बीकर लेते हैं, उसमें अपन सॉल्यूशन डाल देते हैं और एक एनोड लगा देते हैं, एक कैथोड लगा देते हैं और अपन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, वह कहलाता है आपका विद्युत अपघटनी परिकरण। और इसके अंदर अपन क्या करने के लिए, एक प्रकार से ये धातुओं को शुद्ध करने की ये विधि होती है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड रखा जाता है, अशुद्ध को एनोड रखा जाता है। तो यही तो पूछा गया यहाँ पे, कहाँ चला गया? चलिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों को किसके रूप में जाना जाता है? तो अशुद्धियाँ इसमें किसके ऊपर बैठती है? अशुद्धियाँ एनोड पे बैठती है और शुद्धियाँ कैथोड पे बैठती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धियाँ एनोड पे और शुद्ध है वह कैथोड के ऊपर। अशुद्ध एनोड और शुद्ध कैथोड, बस ये दो शब्द आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये परिष्करण किसने दिया था? ये माइकल फैराडे ने दिया था, सन 1833 के अंदर दिया था, 1833 1833 में माइकल फैराडे ने दिया था सबसे पहले। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फीडबैक भी देते रहिएगा आप लोग, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी बताते रहिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये लो। चलिए
क्वेश्चन कहता है कि जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है, बताइएगा। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कौन एक्साइट करेगा? ऑप्शन आपका पेनक्रियाज है, ऑप्शन आपका एड्रेनल ग्रंथि है, ऑप्शन आपका हाइपोथैलेमस है, ऑप्शन आपका थायराइड है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में हाइपोथैलेमस। क्लियर है? हाइपोथैलेमस ऑप्शन सी। क्वेश्चन पूछा गया है पीयूष ग्रंथि को कौन उद्दीप्त करता है और वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। अग्ना से पेनक्रियाज बोलते हैं, जिसमें लैंगरहैंस द्वीप होता है, बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, गामा डेल्टा कोशिकाएं होती है। अल्फा से ग्लूकोजन स्रावण होता है, अल्फा से ग्लूकोजन और बीटा से इंसुलिन और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। चलिए बाकी डीपली में देखते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल है? संयोजी ऊतक दोस्तों बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं। संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल अपने को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है ट्रैकेड, उपास्थि, रक्त या अस्थि। किस एक विकल्प को छोड़कर है संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से बताएगा। 4 में से 3 आपके संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में ट्रैकेड वाइनिका नहीं है। अरे यार कहाँ चला गया क्वेश्चन? ट्रैकेड वाइनिका नहीं है। बाकी आपकी उपास्थि, रक्त एंड अस्थि ये सब आपके संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। संयोजी ऊतक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जीके का क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो 51 नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51 नंबर के संजीव खन्ना। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।